अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अपने स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूं और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं इस वक्त नथिया गली आया हुआ हूं और बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस वक्त यहाँ पे। आप मेरे पीछे ये बादल देख सकते हैं कि उन बादलों ने जो है वो इस वक्त नथिया गली को पूरी तरह घेरा हुआ है। एक फ़ैमिली के साथ जो है, आप जानते हैं मुझे पहाड़ों में आने का बहुत शौक़ है, तो इसीलिए एक दफ़ा फिर से पहाड़ों के अंदर आया हूँ। सिर्फ 2 दिन का छोटा सा ट्रिप है, इंशाल्लाह जल्दी जो है वो वापसी हो जाएगी, लेकिन आपके साथ रब्ता जो है, आपके साथ सिलसिला जो है वो वैसे ही जारी रहेगा। तो ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग है जनाब। इंडिया के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है कि जनाब इंडिया का जो जनरल है वो ये कहता है कि जनाब इन हथियारों के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते जो हथियार हमारे पास मौजूद हैं। मेरे ख्याल में चीखें निकल गई हैं उनकी। जहाज़ गिरने के बाद अब उनको भी आइडिया हो गया कि भाई इस तरह पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो नहीं किया जा सकता। सियासी फ्रंट के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसी हुई है। मतलब कहानी यहाँ तक आ गई है कि पीटीआई के लोग पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करने के बारे में सोच रहे हैं। मामला जो है वो इस वक्त यहाँ पे, और जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बड़ी हैरानकुन किस्म की जो है वो ख़बरें वहाँ से मौसूल हो रही हैं। एक खुशखबरी भी आपके साथ जो है वो शेयर करनी है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, तो एंड तक इस वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक खुशखबरी, मेरे ख्याल में खुशखबरी से आगाज़ करते हैं, उसके बाद दीगर खबरों की तरफ भी मैं आता हूँ। तो खुशखबरी जो है जनाब वो ये है कि थाईलैंड में जारी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने जो है वो शानदार कारकर्दगी दिखाई और भारत को उन्होंने हरा कर जनाब फाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो भारत को शिकस्त देना और उसके बाद सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचना, हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तानी यंग बॉयज़। और भारत को जो है वो वैसे ही नहीं, सिर्फ 3-0 से जो है वन साइडेड बिल्कुल मैच रहा है और उसमें उन्होंने शिकस्त दी है। ये पाकिस्तानी टीम की जो है मुसलसल छठी कामयाबी है जो पाकिस्तान को नसीब हुई है। इसके अलावा मैंने आज से चंद दिन पहले सबसे पहले आपको ये खबर दी थी, प्रेडिक्ट किया था कि जनाब वो जो 26 अरकान हैं जिनके मामलात फंसे हुए हैं ऑपोजिशन के, जिनके अगेंस्ट रेफरेंस भी जो है पंजाब असम्बली के स्पीकर ने फ़ाइल किया था, उनके हवाले से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी इतलात ये हैं कि ये मामला जो है वो जल्द ही हल हो जाएगा। तो उसी हवाले से जो है वो अपडेट आई है कि वो मामला जो है वो तय पा गए हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली जो है मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने जो है ये फ़ैसला किया है कि वो रेफरेंस जो है वो ख़त्म करेंगे। और ये जो रेफरेंस है इनको ड्रॉप करने की जो है वो आपस में जो डील हुई है दोनों की, और हुकूमत की और अपोजिशन की, उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है कि अब मज़ीद जो है वो कोई इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी, वरना ये 26 अफराद जो हैं ये लोग डी सीट हो सकते थे। तो और आपस में अब एक एसओपी भी जो है वो आपस में डिसाइड हुआ है कि आइंदा हुकूमत और अपोजिशन जो है वो इस तरीके से आगे चलेंगे जिसमें गालम गलोच और इस किस्म का कल्चर जो है वो नहीं चलेगा। लेट्स सी ये कितनी देर तक ये मामला जो है वो रहता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मामला फंस गया हुआ है, बहुत बुरी तरह फंस गया हुआ है, वो है सेनेट की टिकटों के हवाले से। और ये मामला जो है पिछले कई दिन से चल रहा है, अब ये नुक्ता अरूज के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। और ख़बर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के का जो मुआहदा आपस में हुआ था, और जो करने की हुआ तो नहीं था, मतलब बिल्कुल आखिरी मराहिल के ऊपर था कि बिला मुकाबला जो है वो दोनों के सेनेटर्स मुंतखब कर लिए जाएँ, तो वो खटाई में पड़ गया है। और उसकी खटाई में पड़ने की बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं, ये वो कारकुन हैं जिन्होंने बड़ी जो है वो टफ़ टाइम देखा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। उनके हवाले से ये खबर आई है कि जनाब उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी वापस लेने से इनकार कर दिया, और चूँकि उन्होंने कागज़ात नामज़दगी वापस लेने से इनकार कर दिया है, तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक डील होनी थी वो डील भी अब खटाई में पड़ गई है। और बिला मुकाबला उनको इलेक्ट करने का जो फॉर्मूला है वो अब कामयाब होता हुआ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और साथ ही साथ सुनने में ही आया है, एक ख़बर ये भी आई है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस मामले में अपना वीडियो पैगाम भी जो है रिकॉर्ड कर लिया हुआ था कि जी हमारे मामला जो हैं वो इस तरह तय हो गए हैं। तो वो वीडियो पैगाम भी जो है अब रुक गया है, क्योंकि जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने अपने नाम जो है वापस लेने से इनकार कर दिया है। दूसरी जगह उनको मनाने के लिए जो है नाराज़ ये जो अरकान थे, जो इनके रहनुमा थे, वो जनाब जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो वज़ीर आला हाउस जो है वो पहुँच चुके हैं। और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी जो है वो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वज़ीर आला हाउस केपी के अंदर मौजूद हैं। और नाराज़ उम्मीदवार जो हैं उसमें है इरफान सलीम, आयशा बानो, खुर्रम ज़िशान, इरशाद हुसैन और वकास औरकज़ई। तो इनके साथ जो है वो तैमूर झगड़ा, शौकत बसरा, सलमान अकरम राजा भी जो हैं वो वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त हड़ल हुई है कि मामला जो है वो किसी तरह रिजॉल्व किए जाएँ। लेकिन अभी तक जितनी मुलाकातें हुई हैं, जितने नेगोशिएशंस हुए हैं, वो कामयाब नहीं हो सके हैं।
और लग यही रहा है कि मामला जो हैं वो काफ़ी सीरियस होते जा रहे हैं। ज़हन में रखिएगा कि इस मामले में पहले ही हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो एक मुआहदा हो चुका हुआ था कि बिला मुकाबला दोनों के सेनेटर्स जो हैं मुंतखब किए जाएंगे, लेकिन कहानी उस तरफ जाती हुई लग नहीं रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, आज़म सवाती, रुबीना नाज, इनके नाम जो हैं वो सामने आए हुए हैं, जो ऑफिशियल एक लिस्ट जो है वो बनाई गई है। इसमें यह भी अब खबर आ रही है कि जो KP की जो इंतज़ामिया थी PTI की, उनकी जानिब से जो लिस्ट आई है उसके अंदर मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम नहीं था। ये लिस्ट जो है आज सुबह से ही सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि इसके अंदर जो है उनका नाम नहीं था, लेकिन फिर मिर्ज़ा अफरीदी का नाम जो है वो किसने डलवाया है? जब KP की जो पार्टी की इंतज़ामिया है उन्होंने ये नाम नहीं डाला तो फिर ये नाम आया कहाँ से? तो बहरहाल PTI के कवरिंग उम्मीदवारों ने जो है वो इस माहदे को भी तस्लीम करने से उन्होंने इनकार कर दिया जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो हुआ था। इरफान सलीम जो कि इस रेस के अंदर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा ज़ात की नफ़ी कर सकते हैं, असूलों की नहीं। खान के नज़रिए पे 9 मई और 26 नवंबर के शोहदा की कुर्बानियों पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, उनका खून नहीं बेचेंगे। अल्लाह के अलावा ना किसी से खौफ है, ना दिल में कोई लालच। हक पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। धौंस, धमकी और लालच को जूते की नोक के ऊपर हम रखते हैं। ये उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का एक ट्वीट किया। खुर्रम ज़िशान ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा ज़ात की नफ़ी कर सकते हैं, असूलों की नहीं। खान के नज़रिए पे 9 मई और 26 नवंबर के शोहदा की कुर्बानियों पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, उनका खून नहीं बेचेंगे। अल्लाह के अलावा ना किसी से खौफ है, ना दिल में कोई लालच, और हम जो है वो हक पे खड़े हैं। बिल्कुल उसी तरह का ट्वीट जो है इन दोनों ने, खुर्रम ज़िशान और इरफान सलीम दोनों ने जो है वो बिल्कुल एक जैसे ट्वीट्स जो हैं वो उन्होंने किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सिटी सदर रहमान जलाल ने पेशावर प्रेस क्लब के अंदर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी मामले के ऊपर जो है उन्होंने कमेंट्री की। उन्होंने कहा जी हम दुख के साथ यहाँ आए हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए PTI के तमाम उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया गया। इरफान सलीम की 23 साल खिदमात हैं। 9 मई के वाक़े के बाद PTI में कई चेहरे थे जो बिक गए या चले गए, मगर इरफान सलीम उनमें से हैं जिन पर जुल्म ढाए गए, लेकिन वो झुके नहीं। लेकिन सेनेट इंतखाबात में एक भोंडे तरीके से इरफान सलीम को जो है वो बाहर कर दिया गया। हमने खान साहब से सीखा है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना बुलंद करने वाला भी जालिम है। अब इरफान सलीम को धमकियां दी जा रही है, लेकिन हमारे बाज़मीर कारकुन उनके पीछे खड़े हैं। वफादार और मुखलिस कारकुनों को आगे लाना चाहिए। सेनेट इंतखाबात की लिस्ट पर नज़रसानी किया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो अगला कदम CM हाउस के सामने मुजाहरा होगा। हम रेड जोन में नहीं डरे जहाँ हम पर गोलियाँ चली। अगर हमें हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद ना किया गया तो हम सेनेट इंतखाबात के रोज़ असेंबली के अंदर नहीं जाने देंगे। जो भी इन ATM मशीनों को वोट देंगे उनका सोशल बाइकआउट किया जाएगा। जिस लिस्ट को चेयरमैन ने मंजूर किया उससे बहाल किया जाए। जिसने 9 मई की मजम्मत की आज उसको सेनेट का टिकट दिया गया। ये मिर्ज़ा अफरीदी कौन है आखिर? क्या कभी उसने किसी मुजाहरे में हिस्सा लिया? PTI में कोई ग्रुपिंग नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप है, वो इमरान खान का है। 15 MPs ने हमें यकीन दिलाया है कि वो सेनेट में हमारे उम्मीदवार इरफान सलीम को वोट देंगे। इस मौके पर PTI कारकुनों ने ATM नामंजूर और वर्कर्स को इज्जत दो के नारे भी जो है वो लगाए। तो मामला जो है वो काफ़ी सीरियस होता जा रहा है। मतलब वो बात यहाँ तक आ गई हुई है कि वो कह रहे हैं कि जनाब अगर इन लोगों ने असेंबली के अंदर जाने की कोशिश की तो हम इनको असेंबली के अंदर भी जाने नहीं देंगे। तो आप सिर्फ, और ये PTI के लोग PTI के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज, या PTI आप कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर या जो सूबाई हुकूमत है उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करने की बातें कर रहे हैं। मरियम रियाज़ भट्टू, बुशरा बीवी की जो बहन है, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा अगर पार्टी की कोई भी मजबूरी है तो मिशाल यूसुफजई को सेनेट का टिकट देने की ऊपर से कोई हुक्म आया या अंदर जेल में जाकर कोई झूठ सुनाया गया है खान साहब को तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरी बहन बुशरा इमरान का नाम लगाकर ना दें। मैं सलमान अकरम राजा को बिल्कुल वाज़ेह पैगाम पहुँचा चुकी हूँ कि बीबी ने इसकी टिकट की कोई कभी बातचीत जो है वो नहीं की है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि मिशाल यूसुफजई को जो है वो टिकट देने की बात बार बार यही कहा जाता है कि जी बुशरा बीबी ने जो है वो ये कहा है कि जी इनको टिकट दिया जाए, लेकिन मरियम भट्टू जो है वो, जो इनकी बहन है बुशरा बीबी की, वो बड़ी सख्त अगेंस्ट हैं मिशाल यूसुफजई की, और वो कहती हैं कि मिशाल यूसुफजई को जो है वो पार्टी से दूर रखना चाहिए। तो उनको तो सेनेट का टिकट अब दिया जा रहा है, जबकि खबर ही एक्चुअली अंदर से आई थी और बैरिस्टर सैफ ने एक्चुअली इमरान खान साहब से मिलने के बाद ये कहा था कि जी खान साहब ने जो है मिशाल यूसुफजई को टिकट देने की पूरी तरह हमायत की है। अब क्या उनको टिकट मिल सकेगा या नहीं, या मामला जो है फिर कटाई में पड़ेगा? फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और साबका रहनुमा, उन्होंने एक ट्वीट किया। साबका पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं मैं अभी भी PTI में हूँ। तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी ARY का जो बॉयकॉट PTI ने किया है एक दिन का, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट की। इसके ऊपर और भी गर्मी सर्दी हुई है, मैं अभी ARY वाले मामले पे इसकी भी मैं अभी तफसीलात शेयर करता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी शेख वकास की जानिब से ARY के बॉयकॉट की ज़रूरत नहीं थी, खबर की तरदीद की ज़रूरत होती है, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। मिर्ज़ा अफरीदी PTI में वापस आ गए, आप क्यों नहीं आ सके? उन्होंने सवाल का जवाब, सॉरी इन्होंने गुफ्तगू की थी मीडिया से, ट्वीट नहीं है। उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास 50 करोड़ नहीं है वरना PTI में मैं वापस आ जाता।
उन्होंने कहा कि पीटीआई में ऐसे लोग आ गए हैं जिनको सियासत में कोई जानता भी नहीं है। इमरान खान को कहा था इस टीम के साथ कामयाबी का मौका सिफर है और मूवमेंट बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा होती है, लेकिन पीटीआई वाले कंफ्यूज हैं, उनको मालूम ही नहीं कि उन्होंने क्या करना है। तो इधर फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। अब आ जाएं ज़रा ARY वाले इशू के ऊपर। वो मामला जो है वो और भी काफ़ी गर्म हो गया है। जबरान इलियास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया मामलात को हैंडल करते हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया अमाद यूसुफ जो बेसिकली प्रेसिडेंट हैं ARY न्यूज़ के, उनके हवाले से। उन्होंने कहा जी, इट टुक जस्ट वन अरेस्ट फॉर अमाद यूसुफ टू लूज ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म. I totally understand the pressure, but he shall either have courage to call the culprits of ARY's shameful journalism after pressure and Arshad killers, अरशद शरीफ की बात कर रहे हैं, और जस्ट मेंटेन साइलेंस दैट ही हैज़ केप्ट फॉर लास्ट 3 years. उन्होंने कहा कि अमाद यूसुफ साहब को भी गिरफ्तार किया गया था। तो उस पर वो ये कह रहे हैं कि जी अमाद यूसुफ साहब की लगता है कि एक गिरफ्तारी के बाद ही जो है वो एक किस्म का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो जो है वो उन्होंने जर्नलिज्म के असूलों से जो है किनारा कशी इख्तियार कर ली है। और ARY की जो जर्नलिज्म है, उन्होंने कहा जी वो अब शर्मनाक है। और ये जो हैं ARY जो है वो अब अरशद शरीफ के कातलों के साथ जो है वो मिल गया। उन्होंने ये इस तरह की बात की। तो अमाद यूसुफ साहब ने जो है जबरान इलियास को जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऑनेस्टली जबरान इलियास, नेवर वांटेड टू हाईलाइट इट, बट नाउ सिंस योर पार्टी कॉन्स्टेंटली ब्रिंग्स इट अप रिगार्डिंग अरशद शरीफ वाज इन एग्जाइल एंड वांटेड अ वैलिड वीज़ा फॉर ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, यानी कि डेवलप्ड कंट्री जो है अमेरिका, इंग्लैंड, इसका वो वीज़ा लेना चाहते थे। Easily, Imran Khan and his team could have arranged a visa for Arshad, being a former prime minister plus his local contacts in a country where his children are, but he never did, despite knowing the situation which supposedly he repeatedly mentioned in his speeches. So please don't give us this bullshit. What followed later by PTI is history. तो उनका कहने का मकसद है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते तो अरशद शरीफ के लिए एक वीज़े का अरेंजमेंट करवा सकते थे कि उन्हें अमेरिका का या इंग्लैंड का वीज़ा मिल जाता, बल्कि इंग्लैंड में तो उनके अपने बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे और इंग्लैंड के साथ उनका बड़ा एक गहरा ताल्लुक है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इनके लिए टिकट जो है वो वीज़ा जो है वो अरेंज नहीं किया। तो हमें आप लोगों ने क्या किया अरशद शरीफ के लिए, हमें इसके बारे में लेक्चर आप ना दें तो बेहतर ही होगा, और हमें ये बुलशिट सुनने की जो है वो बिल्कुल भी आदत नहीं है। शेर अफजल मरवत ने लंदन में जो है वो गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी अलीमा खान ने पूरी PTI की आदत की बेइज्जती कराई है। अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को तंग करके प्रेशर में लाती हैं। उनके पास बेहतरीन मौका है, वो खुद तहरीक चलाएं। ख्वाहिश है अलीमा खान और उनके बच्चे बानी PTI की रहनुमाई की तहरीक को लीड करें। अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक चलाने का कहा, अपने बच्चों को बरतानिया भेजा, ये कहाँ का इंसाफ है? अपने बच्चे बरतानिया चले गए और दूसरों के बच्चे तहरीक चलाएं। साबिक PTI रहनुमा ने कहा कि उन्हें बानी PTI से दूर करने में अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और शिबली फराज का किरदार है। सलमान अकरम राजा अपने आप को क्लास का मॉनिटर समझते हैं। अब वैसे सलमान अकरम राजा साहब हैं तो सेक्रेटरी जनरल ना, मतलब वो एक किस्म का होता तो क्लास का मॉनिटर ही है। क्लास के मॉनिटर नहीं तो अभी आलिया हमजा को भी डांटा था जब उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज यूज़ की थी। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ सलमान अकरम राजा, आप कह सकते हैं कि उनको जो है वो निकाला गया था। अच्छा जी, इसके अलावा वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टिडैप मेगा करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन सेनेट और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तमाम मुकदमात में जनाब बरी कर दिया है। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में टिडैप मेगा करप्शन केसेस की समाअत हुई। अदालत ने फैसला सुनाते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी को 14 मुख्तलिफ मुकदमात में से जो है वो बरी कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं, 12 साल से मुलजमान दुआएं कर करके थक गए। केस के वादा माफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। तो ये जनाब एक डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरी जगह बुशरा बीबी और खावर मानिका जो उनके साबका जो शौहर हैं, उनके जो साहबजादे हैं मूसा मानिका, उनके हवाले से भी अब खबर आई है, जिन्होंने अपने मुलाजिम को जो है वो गोली मार दी थी और बाद में ये मूसा मानिका को गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो उन्हें जो है वो अदालत में पेश किया गया, जहाँ पे स्पेशल मजिस्ट्रेट पाकपतन ने मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेजने का हुक्म दिया है। उधर मूसा मानिका के खिलाफ FIR का मतन भी सामने आ गया है और FIR के मुताबिक साहिल और बेटा अली बहादुर इल्ज़ाम अलैह मोहम्मद मूसा वल्द खावर फरीद के पास मुलाजमत करते हैं। 17 जुलाई को वक्त तकरीबन 11 बजे दिन अली बहादुर ने 2 अदद चादरें कमरे के बाहर रखी। तो मूसा मानिका ने उससे कहा कि चादरों को आपने हाथ क्यों लगाया है? तो बेटे ने कहा कि मैंने चादरें बाहर संभाल कर रखी हैं, जिस पर मूसा मानिका ने गुस्से में आकर जान से मार देने की खातिर पिस्टल से सीधा फायर मारा, जो बेटे के बाएं घुटने के सामने से फायर लगा, जो कि आर पार हो गया। तो ये FIR जो है ये डिटेल्स उसके हवाले से शेयर करती है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनाब पाक अफगान सरहद पर जो है वो दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 5 मुबैना खुदकुश हमला आवर जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। 17 जुलाई की शाम 5 बजे
हमलावरों ने पाक अफगान सरहद से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इत्तला मिलते ही 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की। शाम 6:25 पर अजीज़ खेल और मंडी खेल की जानिब पेशकदमी की। फोर्सेज ने 5 मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की और दहशत गर्दों को बेसी खेल की मस्जिद में पनाह लेते हुए घेर लिया। बेहतरीन हिकमत अमली के बायस फोर्सेज ने मस्जिद का फौरी मुहासरा किया, जिसके बाद दहशत गर्दों ने हथियार डाल दिए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वाले जो अफराद हैं उनकी उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान, आप ये सोचें, यंग लड़के जो हैं वो बताई जाती है। जबकि 3 मुल्ज़िमान के पास अगवान शनाख्ती कार्ड भी जो है वो बरामद हुए हैं। तो अफगानिस्तान से जो है वो दहशत गर्दों की जो दरअंदाजी है उसका सिलसिला जो है वैसे ही जारी है। इसके अलावा मस्तूंग में बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के जो अफसर की गाड़ी पर हमले में एक एहलकार जो कि DSP बताए जाते हैं वो शहीद हुए हैं और 3 ज़ख्मी हुए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन ने कहा है कि जी फायरिंग का ये वाक़या जो है मस्तूंग में कौमी शाहरा पर पेश आया। फायरिंग के नतीजे में बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी का एक एहलकार शहीद और 3 ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें फ़ौरी तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो सामने आई है और वो है इंडिया से, जहाँ पे उन्होंने कहा है जनाब इन हथियारों के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। और वो है जनाब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जिन्होंने नई दिल्ली में जो है वो खिताब किया एक तकरीब से और उन्होंने कहा जी हम कल के हथियारों से आज की जंग जो है वो हम नहीं जीत सकते। भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक मुहिमात के लिए अहम गैर मुल्की टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कम करना होगा। दरामदशुदा टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार हमारी तैयारी को कमज़ोर करता है। और भारत के पास ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए जनरल चौहान ने कहा कि जी पाकिस्तान ने सरहद पार बगैर हथियारों वाले ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो हैं वो तैनात किए। इनमें से बेशतर को उन्होंने क्लेम किया जी हमने नाकारा बना दिया। ड्रोन्स के जदीद जंगी तनाज़ात में बढ़ते हुए किरदार पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि जी हालिया तनाज़ात ने दिखाया है कि ड्रोन किस तरह गैर मुतनासिब तौर पर जंगी तवाज़ुन को बदल सकते हैं और उनका इस्तेमाल सिर्फ एक इम्कान नहीं, ये एक हकीकत है जिसका हमें सामना है। सो बेसिकली जनरल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जो बाहर से मिलने वाले हथियार हैं हमें उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी पड़ेगी और अपने हथियार जो है वो खुद बनाने पड़ेंगे। अपने हथियार भाई आप बनाएंगे किधर? आपका हाल क्या है? आपके जहाज़ों का आपने देख लिया, जो आप बाहर से भी लेकर आए थे राफेल, उनका हाल क्या हुआ? और दूसरी बात यह कि आए दिन तो कभी आपका जहाज़ गिरता है, कभी आपका हेलीकॉप्टर गिरता है। तो और ये तो वो जहाज़ हेलीकॉप्टर जो बाहर से बन के आए हुए हैं, आपके अपने जो बने हुए हैं उनका क्या हाल है वो पूरा इंडिया जानता है। तो मगर जनरल साहब की भी चीखें निकल गई हैं कि पाकिस्तान जो है वो नहीं पकड़ा जा रहा और हमें कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। इसके अलावा जनाब भारत ने दूसरी जानिब अपने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का जो है वो तजर्बा किया है और इस हवाले से इन्होंने जो है वो एक एरिया वार्निंग भी जो है वो जारी की और बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो ये मिसाइल के तजुर्बे जो हैं वो किए गए हैं। और ये तजुर्बा जो है वो जुमेरात की रात रियासत उड़ीसा के इलाके चंदीपुर में वाक़ जो है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से जो है वो किया गया है और इसमें बताया गया है कि कम फासले तक मारने करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 और अग्नि 1 को 17 जुलाई को उड़ीसा के शहर चंदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया और इन लॉन्चेस में तमाम अमली और तकनीकी पहलुओं की कामयाबी से जो है वो तस्दीक भी की गई है। 2 रोज़ कबल बुध के रोज़ भारत ने लद्दाख में आकाश प्राइम मिसाइल का भी तजुर्बा किया था और वजारत दिफा के मुताबिक इंडियन फ़ौज के लिए ये तैयार किया गया जदीद फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ाम जो है वो 4500 मीटर से बुलंद इलाकों में काम करने की सलाहियत रखता है, यानी उसकी हाइट जो है वो इस हद तक जा सकती है। और इन कामयाब ये जो मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा है ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान 7 से 10 मई तक जारी रहने वाली अस्करी कशीदगी के 2 माह बाद जो है वो सामने आया है। पृथ्वी 2 मिसाइल जो है वो इसकी रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर बताई जाती है और ये 500 किलोग्राम तक जो है वो हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि अग्नि 1 मिसाइल जो है इसकी रेंज तकरीबन 700 से 900 किलोमीटर बताई जाती है और ये 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड जो है वो कैरी करने की पूरी सलाहियत रखता है। इसके अलावा जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक मेडिकल न्यूज़ आई है और वाइट हाउस ने इस खबर की तस्दीक की है कि डोनाल्ड ट्रंप को तिब्बी मुआयने के बाद टांगों की सूजन की शिकायत पर मुआयने के बाद एक दायमी लेकिन गैर संगीन रगों की बीमारी की तशखीस हुई है। और वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने सहाफ़ियों को बताया कि सदारती मौलिक ने तशखीस की है कि ट्रंप को क्रॉनिक वेन्स इनसफिशेंसी है। ये एक ऐसी हालत है जिसमें टांगों की रगें खून को मौसर तरीके से दिल तक वापस पहुंचाने में नाकाम रहती हैं और उन्होंने इसे एक आम और गैर संगीन हालत जो है वो करार दिया है। सदर के हाथ पर नजर आने वाले नील से मुतल्लिक यासराइयों के जवाब में कैरन ल्यूइट ने कहा कि ये सॉफ्ट टिश्यूज़ के सूजश से मुताबिकत रखता है जो हाथ मिलाने की आदत और दिल की सेहत के लिए रोज़ाना ली जाने वाली एस्प्रिन के इस्तेमाल की वजह से होता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने एक मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाया है जिसमें खून की नालियों का तफसीली तज्जिया शामिल है। दोनों टांगों का वेन्स डोपलर अल्ट्रासाउंड किया गया है जिसमें मज़कूरा हालत की तस्दीक हुई है।
और उनके मुताबिक अहम बात यह है कि रगों में खून जमने या शरियानों की बीमारी की कोई आसार नहीं पाए गए। तमाम टेस्ट नताइज जो है वो नॉर्मल रेंज में थे और दिल की साख्त और कारकर्दगी भी मामूल के मुताबिक है। उन्हें हार्ट फेलियर, गुर्दों की खराबी या किसी पेचीदा बीमारी की अलामात जो है वो फ़िलहाल नहीं पाई गई हैं। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह इस खूबसूरत जगह से जो है वो आगे भी वीडियोज़ में रिकॉर्ड करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।